बताइए रजत। जो बिल्कुल फार्मा क्षेत्र से कंपनी होगी, एक छोटा स्टॉक है एफडीसी जिस पे आप नजर रख सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में नहीं चला, लेकिन निचले स्तरों से बहुत स्मार्टली जो है वो गेन कर सकता है एफडीसी, और बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें पुल बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स पे आ गया है 200 के लेवल पे। टेक्निकल पैटर्न्स आप चेक करें, 8 दिनों में डिलीवरी वॉल्यूम्स जो है वो 87% के औसत, और पिछले 3 दिनों में 76% की डिलीवरी उठी है। बॉटम फिशिंग का कैंडिडेट है। ब्लॉक डील्स हुई मार्च की शुरुआत में इस पर्टिकुलर स्टॉक में। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बता दूं कि ये जो कंपनी है ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स बनाती है, और गर्मियों में ही इस प्रोडक्ट की जो मांग है वो बहुत स्ट्रांग देखने को मिलती है। तो गर्मियों में स्ट्रांग मांग के चलते रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है इस पर्टिकुलर कंपनी की। लगातार 3 साल से मुनाफे में है। कैश ईपीएस देखें तो 10.7 का है, पी मल्टीपल 20.8, जो अपनी कैटेगरी में सबसे कम माना जा रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज ठीक नजर आता है, और 25 से 27% के मजबूत ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी जो है वो होल्ड करती है। बड़ी बात यह कि एक्सपोर्ट भी करती है कंपनी। यूएस एफडीए, एमसीसी साउथ अफ्रीका और यूके एमएचआरए से अप्रूवल्स मिले हैं कंपनी को हाल फिलहाल में। उसका भी एक बड़ा ट्रिगर है, और एक्सपोर्ट बाजार जो कंपनी के लिए खुलता चला जा रहा है। तो मल्टीपल ट्रिगर्स एफडीसी के लिए एक्ट कर सकते हैं, और फार्मा स्टॉक्स पे वैसे ही इसमें ब्रोकर्स बहुत ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। 225 का टारगेट आप लेकर चले, और 200 का एक छोटा स्टॉप लॉस इसलिए क्योंकि ये 200-202 के जोन्स पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जी। तो एफडीसी है आज का टुडे ट्रेड 225 के टारगेट्स 205 के लेवल्स पर ये कल के सेशन में क्लोज हुआ था, और आज इस पर नजर रहेगी। साथ ही कल का अगर आप टुडे ट्रेड देखेंगे सुजलॉन, तो वो भी दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ था। कल इसी समय बताया गया था 3.5% गेंस के साथ, तो अच्छे रिटर्न्स स्टॉक की ओर से भी आते हुए दिखे। लेकिन अभी आशीष बैंकिंग स्टॉक्स की बात कर रहे थे, तो फटाफट से येस बैंक पर एक क्विक कमेंट ले लेते हैं आशीष का ही। आशीष, ये जो क्यूआईपी रिवाइव किया है $750 मिलियन का, आप इस डेवलपमेंट को कैसा देखते हैं? 2 इनफैक्ट चीजें मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहती हूँ। पहला तो ये कि ये क्यूआईपी आने के बाद अब रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि बैलेंस शीट स्ट्रेंथन होगी, जो ओवरहैंग था बड़ा स्टॉक पर वो हटेगा। लेकिन क्या इस क्यूआईपी की खबर से आप इस स्टॉक में और तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो रैली हमने कल देखी वो यहाँ से फ्रजल आउट भी हो सकती है? पहला सवाल तो ये। और दूसरा सवाल ये, अब से 3 से 5 महीने पहले हम जिन भी एक्सपर्ट से बातचीत करते थे, उनके प्राइवेट बैंक के लिस्ट की कैटेगरी में येस बैंक एक प्रेफर्ड चॉइस होता था, लेकिन अब ये चॉइस दिखती नहीं है। आपने भी इस स्टॉक का नाम नहीं लिया। क्या ये एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है या फिर कोई और वजह है? देखिए, अब परफॉर्मेंस वाइज स्टॉक ने डेफिनेटली आउटलायर परफॉर्मेंस दी है, एज वी से, इन टर्म्स ऑफ जो भी आप मायनों में पकड़े तो ज़रूर वैल्यूएशंस जो स्ट्रेच्ड हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन अब ये जो क्यूआईपी है, इसका ऑब्वियसली थोड़ी कुछ और डिटेल्स हैं जो आप, हमारे पास तो काफ़ी अटकलें हैं और रिपोर्ट्स भी हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा बात नहीं करी है अभी कि थोड़ा एक आउटलाइन है कि आशीष जी आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इनफैक्ट एक बड़ी खबर इस समय आ रही है और उसको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। आज की बड़ी खबरों का रुख करते हैं, और सुमित मेरे सहयोगी इसमें मेरे साथ मौजूद है। सुमित, बताएं, बैंकिंग के ऊपर आरबीआई ने कुछ बात करी है पीएसयू बैंकिंग को लेकर, और कहीं ना कहीं ये फोकस पर रहेंगे कुछ स्टॉक्स पीएसयू बैंकिंग से रिलेटेड? देखिए रजत, जो खबर है वो ये कि 4 सरकारी बैंकों को आरबीआई ने वॉच लिस्ट में डाला है, जिसमें आईडीबीआई बैंक, आईओबी, यूको बैंक को वॉच लिस्ट में डाला गया है। हालांकि चौथे बैंक की जो नाम है उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन AQR खत्म होने के बावजूद भी जो इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके अंदर कोई खास सुधार नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा। आपको बता दें कि 31 मार्च को आरबीआई ने जो AQR है वो शुरू किया है, और उसके AQR जो है वो खत्म हुआ, और उसके बावजूद भी जो बैंकों की एनपी स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। स्पेशली आईओबी, जिसका GNPA करीब 52% बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है वाई बेसिस पे। आईडीबीआई का भी GNPA करीब 80% बढ़ा है, और यूको बैंक का जो GNPA है वो भी करीब 50 में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। तो सिचुएशन अभी भी बहुत इंप्रूव नहीं हुई है, डिस्पाइट पूरा AQR खत्म हो चुका है। तो इसीलिए इन्हीं सब की जो वॉच लिस्ट है उसके अंदर इन तीनों बैंकों को डाला गया, इसमें आईडीबीआई, आईओबी और यूको बैंक इन फोकस रहने वाले हैं। चलिए, तो ये जो बैंक्स हैं इसमें 3 बैंक्स के ऊपर क्लैरिटी आ गई है, आईडीबीआई, आईओबी और साथ साथ यूको बैंक कहीं ना कहीं फोकस पे रहेंगे। आशीष जी, अब कमेंट्स दें, जो आप बैंकिंग के बारे में बात कर रहे थे, प्रेफर्ड सेक्टर, लेकिन ये जो GNPA की हालत है AQR खत्म होने के बाद भी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। तो अब ये जो 3 बैंकों के नाम आए, आईडीबीआई, आईओबी और यूको बैंक, इन पे आपके कमेंट्स? देखिए, अब सरकार ने अगर रिकग्नाइज कर लिया तो आप समझ ही लीजिए कि तकलीफ। मैं आपको एक सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है मार्केट में, जो एक तकलीफ है जिसके बारे में ज़रूर बताना चाहता हूँ। ये जो हमें सुनने को मिलती है, ये बहुत छोटी तकलीफ नहीं है। जो NPA का इशू है, ये मार्केट को बहुत तकलीफ दे सकता है आने वाले समय में। इसीलिए मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट अब इस स्टैंड पॉइंट को डिले नहीं कर सकती। NPA रेजोल्यूशन हमें लगता होगा कि चलो अगले साल तक हो जाएगा,
आई डोंट थिंक क्रेडिट ग्रोथ विल। मैं आपको एक टिपिकल सिनेरियो देता हूँ। देखिए, अगर आप किसी एक कंपनी से पैसा उठाने जाते हैं, रिकवरी करने जाते हैं, और फिर थोड़े टाइम बाद अगर आप ही को जेल के पीछे डाल दिया जाता है, तो कोई भी बैंकर ये कोशिश नहीं करेगा। तो ये सब जो सरकार से क्लैरिटी चाहिए, सरकार से एक स्ट्रक्चरिंग चाहिए, वो आनी बहुत जरूरी है, और ये हाई टाइम है, और यही मार्केट को डायरेक्शन देगा। ये 3 बैंक्स तो ऑब्वियसली दूर रहने वाली बात है। अब पीएसयू कुछ बढ़ गए हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि भाई रेजोल्यूशन आएगा, तो अगर नहीं आया तो वहां पे गिरावट देखने को आपको मिलेगी। पीएनबी थोड़ी थकावट दिखा रहा है, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है, मेरी ये एक ऐसी एनालिसिस है कि बहुत जल्दी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग मेजर्स लेगी सेक्टर में, और आपको फिर बैंकिंग में एक अच्छी रैली आती हुई दिखेगी जो निफ्टी को 9,500 तक ले जाने की क्षमता रखता है। जी, लेकिन सुमित, आज बैंकर्स की एक इम्पोर्टेंट बैठक भी है एफएम के साथ, उसकी डिटेल्स कुछ बताइए। रादर जो आशीष अभी कह रहे थे उसी से काफ़ी हद तक कोरिलेट रखता है कि जैसे सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, वैसे वैसे मीटिंग्स भी होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। सिस्टम में कैश जो है वो कम हुआ है, लेकिन बैंकों की बुक्स पे कैश जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इसी को लेकर आज एफएम से मुलाकात है तमाम बैंकर्स की। स्पेशली स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ जो है उसके जो रूल्स हैं उसको लेकर कुछ ट्वीकिंग हो सकती है। आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद से ही बैंकों के पास जो नकदी है उसकी वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है, और सिस्टम में जो लिक्विडिटी है थोड़े काफ़ी हद तक कम होते हुए दिखाई पड़ी है, और ये जो सिचुएशन है वो कितनी अलार्मिंग है इसको लेकर आज चर्चा हो सकती है। तो एक क्रूशियल बैठक है बैंकर्स की आज एफएम के साथ, तो उस पर भी नजर रखनी होगी किस तरह के आउटकम वहाँ से आते हैं। चलिए, लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर से भी खबर है, वो है टेलीकॉम के ऊपर, और भारतीय एयरटेल ने एक एक्विजिशन करने की तैयारी कर ली। आप इसके बारे में बताएं। तिकोना नेटवर्क जहाँ पहले ही बस आई थी, उसके बाद भारती ने डिनायल भी किया था, लेकिन अब दोबारा ये अपडेट उनकी तरफ से आ चुका है कि 4G कारोबार जो है तिकोना का उसका अधिग्रहण कर लिया है। 2300 मेगाहर्ट्ज का करीब 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम उन्हें मिलेगा। ये कंपनी के लिए एक एज रहेगा। 5 सर्किल में कंपनी को ये जो स्पेक्ट्रम है ये मिलने की बातचीत हो रही है, और रफली 1600 करोड़ रुपए में कंपनी ने इस कारोबार को खरीदा है। तो सेक्टर में जैसे जैसे अब कंपटीशन इंटेंसिफाई हुआ था, वैसे वैसे जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हैं वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और अब ये दूसरा एक अपडेट इस स्पेस में आ रहा है, स्पेशली अपने 4G कारोबार के विस्तार को लेकर ये भारती ने एक्विजिशन किया है। जी, तो भारती एयरटेल आज फोकस में रहेगा। इनफैक्ट सिद्धार्थ, आपकी राय क्या है भारती एयरटेल पर? क्योंकि आप देखिए 2015 से लेकर अब तक ये 5वीं एक्विजिशन है कंपनी की 4G ऑपरेशंस की। फेब में भी कंपनी ने टेलीनॉर इंडिया के 4G एसेट्स एक्वायर किए थे, और डेफिनेटली रिलायंस जियो के आने के बाद जो कंपटीशन बढ़ा है, जो फियर्स बैटल शुरू हुआ है इस पूरी स्पेस में, उसके बाद की डेवलपमेंट्स या फिर कहें उसके इफेक्ट्स है। लेकिन क्या ये हेल्प करेगा भारती एयरटेल को? जो 4G ऑपरेशंस कंपनी एक्वायर कर रही है अलग अलग कंपनियों के, क्या ये फायदा पहुंचाएगा भारती एयरटेल को? जी बिल्कुल, क्योंकि 23 मेगाहर्ट्ज की जो स्पेक्ट्रम ली है वो ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा भारती को। बट ये पूरे ही सेक्टर में एज एक्सपेक्टेड एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, तो ये कंसोलिडेशन का ही एक पार्ट है। हम मानते हैं कि यहाँ पे अभी प्राइस वॉर और डेटा वॉर होना बाकी है, क्योंकि कमर्शियल लॉन्च जियो का अब होने जा रहा है। तो इसके चलते अब आइडिया और वोडाफोन एक बहुत बड़ा बेहमौत बन गया है 40% के मार्केट शेयर के साथ। तो अब एक डेटा वॉर, प्राइस वॉर ज़रूर होगा। तो इस दौरान में अगर ये 2 क्वार्टर में अगर कहीं वैल्यू दिखता है तब इस पे बाइंग करनी चाहिए इस क्षेत्र पे। अभी के लिए हम मानते हैं कि ये क्षेत्र को पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। चलिए, लेकिन कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स बहुत बज कर रहे हैं मार्केट पे। किरण, एक तो ये बताएं, इनफैक्ट आशीष जी मैं आपसे भी कमेंट्स लूंगा इसमें, एविएशन के ऊपर मेरा सवाल होगा। किरण, ये जो स्टॉक्स एकदम से चल पड़े हैं, अब ये चार्ट्स बताते क्या आपको? बहुत समय बाद इतना स्ट्रॉन्ग जेट एयरवेज, इंडिगो तो दे चुके हैं, स्पाइस जेट कल 11% ऊपर बंद था। आपने क्लाइंट्स को क्या सजेशन दिया? किरण, आप बताएं टेक्निकली कैसे लग रहे हैं अभी ये स्टॉक्स? टेक्निकली जो सबसे अच्छा चार्ट पैटर्न दिखाई देता है वो है इंडिगो का पैटर्न है। इंडिगो में एक बुलिश वेज पैटर्न फॉर्मेशन है जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कहलाता है, उसका ब्रेकआउट मिला है, और इसका टारगेट अगले 1.5 महीने में 1200 के रुपए के ऊपर का रहेगा। तो मेरा मानना है कि एक्यूमुलेट करना चाहिए, स्टॉप लॉस 900 का रखना चाहिए, और डिलीवरी बेस्ड बाइंग करनी चाहिए। 1200 मिनिमम टारगेट है, इसके ऊपर भी जा सकता है, और मेरा मानना है कि जो स्विंग टॉप है करीबन दिसंबर 2015 का, वो भी टॉप अचीव करता नजर आएगा। तो मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है, एग्रेसिवली बाय करना चाहिए। आशीष जी, आप बताइए एविएशन स्टॉक्स में खरीदारी हो क्यों रही है सर? और स्पाइस जेट 11% ऊपर, कोई स्पेसिफिक रीजन आप समझते हैं इन स्टॉक्स पे इतनी स्ट्रांगली खरीदारी होने का? देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं। एक तो एक स्टडी ग्रोथ पैटर्न रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बीच में जरूर एक क्वार्टर थोड़ा तकलीफ वाला था, लेकिन
डेफिनेटली जो ग्रोथ कॉर्पोरेट कंपनीज ने आगे रखी वो उन नंबर्स के आसपास रही। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। लोड फैक्टर्स स्टेडीली इंक्रीज हुए हैं। मैंने जैसे बोला एक क्वार्टर छोड़ के बाकी क्वार्टर्स में मार्जिन भी स्टडी रहे। अब गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं जो मार्केट में अटकलें चल रही हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है कुछ एयरलाइंस के लिए। प्लस उसके बाद अब जिस तरीके से क्रूड ने बिहेव किया है, हम देख ही रहे हैं कि एक जो रेंज सेट हो चुकी है और उसकी लोअर बैंड में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आपको बहुत ही उम्दा रिटर्न्स रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो कोई रीजन नहीं है कि यहाँ पे सेलिंग हो। एक अच्छा मूव आ गया है। मुझे लगता है कि स्टॉक्स यहीं पर रहेंगे, स्टेबलाइज रहेंगे। किरण की जैसे हमें भी इंडिगो अच्छा लगता है जी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि इन स्टॉक्स ने एविएशन स्टॉक्स ने रजत तब चलना शुरू किया जब ज्यादातर ब्रोकर हाउसेस नेगेटिव थे। स्पाइस जेट पर 50 तक के टारगेट्स आए थे और स्टॉक आप देखिए अब बिल्कुल 100 के नजदीक पहुंच चुका है। तो उसके उलट परफॉर्मेंस रही है। एनीवेज वेज कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं क्विकली जहां पर आज पॉजिटिव न्यूज फ्लो है जो अच्छा रिएक्ट कर सकते हैं। एक तो इनफैक्ट विवेक आप कमेंट्स लेंगे 2 शेयर्स पर, सुनिए। एक तो उजास एनर्जी जहां पर अभी थोड़ी देर पहले खबर आई रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम्स के लिए ऑर्डर मिला है कंपनी को। और एक दूसरा है अपोलो हॉस्पिटल्स। कल FIPB की बैठक थी जिसमें कुछ FDI प्रपोजल्स को अप्रूवल मिला है और अपोलो हॉस्पिटल का भी एक प्रपोजल है जिसको अप्रूव किया है FDI प्रपोजल जो था। इन दोनों पर आपकी क्या राय रहेगी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, उजास एनर्जी और अपोलो हॉस्पिटल्स? देखिए ओवरऑल दोनों का ही टेक्निकल बेरिश है। उजास की मैं बात करूं तो मुझे लगता है अगर इंट्राडे में राइज देखने को मिलता भी है तो ऊपर में 35 रुपये से लेकर 36 रुपये की रेंज में काफ़ी प्रेशर आएगा और फिर से गिरावट देखने को मिलेगी, तो बाइंग अवॉइड ही करनी चाहिए। और जहां तक अपोलो हॉस्पिटल का सवाल है, इसमें भी मुझे ओवरऑल ट्रेंड बेरिश लग रहा है। अगर राइज आता है तो सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। अगर राइज में 1190 से लेकर 1200 तक के लेवल मिलते हैं तो वहाँ से फिर से सेलिंग की जा सकती है 1230 के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे में मुझे लगता है 1150 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं।